दो बच्चे हैं, मैदान में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे जमा होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा रंग भी काला है और तुम्हारा कद भी छोटा है। एक बच्चे का भाई आता है, अपने भाई का हाथ पकड़ता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है। किसी को कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसके साथ आके खड़ा हो जाता है। दूसरे बच्चे का भाई दूसरे लोगों में मिल जाता है, उस मजाक का हिस्सा बन जाता है और हंस के कहता है, हाँ वाकई तुम्हारा कद भी छोटा है और रंग भी काला है। अब जितनी मर्जी कोशिश कर ले, इन दोनों बच्चों का मुस्तकबिल एक जैसा नहीं हो सकता। इनका रिश्तों पर भरोसा, इनका कॉन्फिडेंस, इनकी कैरियर की चॉइस, यहाँ तक कि इनकी रिश्तों की चॉइस एक जैसी हो ही नहीं सकती। देखिए, बचपन में जो टूटा उसमें आपकी गलती नहीं थी, लेकिन आज जो आप हील हो रहे हैं, आप रिकवर हो रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत और आपका कमाल है। आपको ये ख्याल आता होगा कि लोग ऐसा सोचते क्यों हैं, ऐसे क्यों हैं। आप खामोश हो जाते होंगे लोगों की बातें सुनकर, ख़ुद पर शक करते होंगे, अपनी एबिलिटीज़ पर शक करते होंगे, यहाँ तक कि आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को गायब कर देंगे सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। ये वीडियो दूसरा हिस्सा है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आपके करीबी आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करते हैं। ये वीडियो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं है, बल्कि समझने के लिए है कि आप इन हालात को समझकर अपने आप को हील अप कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। मिसाल लें कि दो बच्चे हैं, एक माँ के दो बच्चे हैं और उनको चोट लगती है। माँ के पास आते हैं, हमें चोट लगी है, और रो रहे हैं। एक बच्चे को माँ गले लगाती है और देखती है कि कहाँ पर चोट लगी है, और दूसरे बच्चे को सिर्फ ये कहती है कि तुम हमेशा इस तरह नाज करते हो, तुम हमेशा से सेंसिटिव हो और हमेशा का तुम्हारा ये काम है, और अब जल्दी से चुप हो जाओ। अब जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, इन दोनों बच्चों का मुस्तकबिल एक जैसा नहीं हो सकता। अमूमन माँ बाप ये कहेंगे कि उम्र होती है नाज करने की, ये हमेशा से ऐसा करता आया है। देखिए, बच्चे डिफरेंट होते हैं, उनकी नेचर डिफरेंट होती है। हो सकता है वो सेंसिटिव भी हों, लेकिन आज इतने सालों के बाद भी, आप 40-50 साल होने के बावजूद भी, अगर आज आपको कोई कहे अपने माँ बाप को जाएं गले लगाएं और अपनी दिल की बात करें, और आपके माँ बाप आपको कहें कि तुम नाज कर रहे हो, तुम बड़े हो गए हो, इसके अंदर आप सोच सकते हैं कि आपके ऊपर क्या गुजरेगी। ये आप हैं जो 40-50 साल की उम्र में हैं, जो अपने माँ बाप को गले लगाकर अपनी दिल की बात कहना चाहते हैं, और ये वो छोटे हैं जिन्होंने ज़िंदगी के कुछ 6-7 साल गुजारे हैं, और वो चाहते हैं कि आपको अपनी दिल की बात, अपनी परेशानी बता सकें। एक डिज़नीलैंड के अंदर एक रूल है कि जो बच्चे वहाँ पर जाकर इन कॉस्ट्यूम करेक्टर्स को हग करते हैं, गले मिलते हैं, जिस तरह एक मिकी माउस होता है या और कोई करेक्टर होता है, तो ये रूल है, जितने भी करेक्टर्स हैं उन्होंने तब तक उस बच्चे को नहीं छोड़ना होता जब तक बच्चा खुद आपसे दूर ना हो जाए। जब तक वो चाहता है आपको गले लगाना, उसको लगाने देते हैं दिल से। यानी इतनी छोटी सी बात है कि जब एक छोटा बच्चा है वो आपको गले लगाना चाहता है, उसको पूरा मौका दें कि जब तक वो चाहे आपसे गले मिले। लेकिन हम सोचते रहते हैं कि मुझे काम करना है, मसरूफियात हैं, परेशानियां हैं। आप कोशिश होती है गले मिलाएं, उसको साइड पर करें और कामों पे लग जाएं, या उसको किसी और काम पे या मोबाइल पे लगा दें। लेकिन होना ये चाहिए कि उसको पूरा मौका दें कि वो आपके गले मिल सके आपसे, आपको अपने दिल की बात बता सके, आपकी कंफर्ट को महसूस कर सके। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता। इसके लिए एक बड़ी मशहूर थ्योरी है जिसे अटैचमेंट थ्योरी कहते हैं, कि क्यों आपके करीबी लोग ही आपको इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो ग्रो अप होते हैं, मेंटली ग्रो करते हैं जब उनको एक सेफ़ एनवायरनमेंट मिलती है, जब उनके करीबी लोग उनको वो महफूज जगह देते हैं, महफूज एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें वो ग्रो कर सकें, तभी वो ग्रो करते हैं। अगर उनको यहाँ से डर मिल जाए, बार बार उनको मुवाजना किया जाए, बार बार उनका मजाक किया जाए, बार बार उनको इग्नोर किया जाए, तो वो सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। दिमाग कहता है कि अगर अब मैंने रिश्तों को बचाना है तो मैंने उन जैसा बनने की कोशिश करनी है। तो वो कम उम्र में भी कोशिश करते हैं हम वैसा बन जाएं जैसा हमसे बड़े बहन भाई या माँ बाप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपना बचपना ख़त्म करते हैं ताकि अपने रिश्ते बच जाएं। ये लोग जब एडल्ट्स होते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो एब्यूज़िव रिलेशन के अंदर भी यही सोचते रहते हैं कि मेरा पार्टनर, मेरा दोस्त जो मेरे साथ जुल्म कर रहा है, उसकी वजह मैं खुद हूँ। मैं ज़िंदगी के अंदर अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सका, और इस उम्मीद में रहते हैं कि मैं बेहतरी लाऊंगा तो मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो दोस्त है, उसका रवैया भी मेरे साथ बेहतर हो जाएगा। पहले से भी एक ट्रॉमा के अंदर से गुजरते हैं और बाद में ये एब्यूज़िव रिलेशन में भी चले जाते हैं, और ये सोच कर कि इनकी ज़िंदगी बेहतर होगी अगर ये अपने आप को बेहतर करेंगे, जबकि इसके मुकाबले में जो गलती है वो हो सकता है कि दूसरे पार्टनर की, दूसरे शख्स की हो।
इसके लिए एक और बड़ी मशहूर थ्योरी है जिसे कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। ये कहती है कि आप बेबस हो जाते हैं अगर बार बार कोशिश करते रहें और नाकामी आती रहे। यानी ताल्लुकात के अंदर आपने बार बार कोशिश की, बेहतरी नहीं आई, तो आप ये यकीन कर लेते हैं कि इन ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आ ही नहीं सकती। ये लोग फिर कोशिश ही नहीं करते। और इसकी एक मिसाल दी जाती है उस हाथी की कि जो बचपन में जिसको ज़ू के अंदर एक छोटी सी रस्सी से बांध लिया है, बड़ी कोशिश करता है रस्सी तोड़वाने की, रस्सी नहीं टूटती। अब जब वो बड़ा हो गया है, अपने जिसामत से कुछ 10 गुना बड़ा हो चुका है और रस्सी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, वो आराम से तोड़ सकता है, लेकिन वो ये जान चुका है, ये सीख चुका है, ये सीखी हुई बेबसी वो जान चुका है कि वो जितनी भी उसने कोशिश की थी ये रस्सी नहीं टूटी, अब वो कोशिश ही नहीं करता। ये लोग जब एडल्टहुड में आते हैं, अपनी जवानी में आते हैं, ये किसी भी मैनिपुलेटर से और जो इमोशनल ट्रॉमा दे सकता है उससे बड़ी आसानी से अब्यूज़ हो जाते हैं। यानी ये अपने ज़िंदगी के तमाम दरवाजे बंद करके बैठे होते हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स मिलता है जो इनके साथ इमोशनली इनको मैनिपुलेट करता है, तो ये उसके साथ रिलेशन में आ जाते हैं। ये दोस्त हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, क्योंकि आज तक इनकी जितनी भी ज़िंदगी थी वो एक ट्रॉमा से गुजरती आ रही थी। लेकिन अब उनको एक शख्स मिलता है जो उनकी बात सुन रहा है और उनकी बात की तारीफ़ भी कर रहा है और उनको वैलिडेट कर रहा है, तो ये अपनी ज़िंदगी के तमाम दरवाजे खोल लेते हैं और इस एब्यूज़िव रिलेशन में इस मैनिपुलेटर के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर यकीन बन जाता है इनका कि अब जो गलती है वो इनकी अपनी है, क्योंकि वो ज़िंदगी में पहले माँ बाप से, बहन भाइयों से, दोस्तों से सीखते हुए आए हैं, हो सकता है अपने उस टीचरों से भी सीखते हुए आ रहे हों। जब एक ऐसे रिलेशन में आ जाते हैं जिसके अंदर एक शख्स जो इनको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा होता है, तो ये समझते हैं कि इनकी ज़िंदगी के अंदर ये तमाम लोग ऐसे ही होते हैं और हम ही गलत हैं। अब ये कोशिश में लगे रहते हैं कि हम अपने आप को बेहतर करेंगे, लेकिन ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूवमेंट फिर भी नहीं आती। ये एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में और एक सेल्फ वर्थलेस वाली फीलिंग के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। दिमाग इनका ओवर प्रोटेक्टिव नर्वस सिस्टम के तौर पे चल रहा होता है और अथॉरिटी से ये हमेशा डरते हैं। आप देखेंगे कि अगर ज़िंदगी में इनके माँ बाप इनके ऊपर ऊंची आवाज़ में बात करते रहे, इनको हमेशा ऑर्डर्स देते रहे, उनकी फीलिंग्स नहीं सुनी, अब जब अगला कोई दोस्त मिलता है, रिलेशनशिप में आते हैं, बॉस मिलता है, उसके अंदर भी ज़िंदगी ये हमेशा अथॉरिटी से डरते रहते हैं, बोल नहीं पाते, अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाते। और अथॉरिटी की कमांड इनकी ज़िंदगी की सबसे टॉप लेवल की कमांड होती है, जिसके ऊपर इनकी तमाम फीलिंग्स और इमोशन डिपेंड कर रहे होते हैं। इनकी तमाम तरह की आइडेंटिटी फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है सिर्फ एक अथॉरिटी फिगर की वजह से। ये कोई भी शख्स हो सकता है, यहाँ तक कि आपका दोस्त हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है। उसकी ऊंची आवाज़, उसका ऑर्डर आपके लिए सब कुछ होता है। लेकिन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले पढ़ते हैं मशहूर किताबें इस टॉपिक के बारे में और आखिर में देखेंगे कि इन 4-5 किताबों की समरी क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। उसमें जो सबसे मशहूर किताब है वो डॉक्टर गबोर की किताब है, ट्रॉमा एंड चाइल्डहुड वुंड्स। मेरा ख्याल है कि जितनी भी बचपन के ट्रॉमास के बारे में किताब है, ये टॉप ऑफ द लिस्ट किताब है। ये बताता है कि जो ट्रॉमा है वो ये नहीं है कि जो आपके साथ हुआ है, बल्कि वो फीलिंग्स हैं जो आपके अंदर रह गई हैं। और बच्चा तब तक अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकता मेंटली और फिज़िकली भी, जब तक उसको एक सेफ़ एनवायरनमेंट ना मिले। और बच्चे अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी को ख़त्म कर देते हैं। जिस तरह उस किताब के अंदर एक एग्जांपल दी गई है कि एक बच्चा है जो गुस्सा करता है और बाप आके कहता है कि तुमने गुस्सा किया, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, और वो उससे कोई अगले 15 मिनट 20 मिनट बात नहीं करता। वो समझ लेता है बच्चा कि मेरा गुस्सा करना, मेरी फीलिंग्स को बताना मेरा ताल्लुक़ ख़त्म करता है मेरे बाप के साथ। इसी फीलिंग्स के साथ अब उसकी ज़िंदगी का तमाम तरह के रिलेशन जो हैं इसी ताल्लुक़ के साथ, इसी एक इवेंट के साथ डिपेंड कर जाते हैं। ये बच्चे अपनी बाउंड्रीज़ भी नहीं बना पाते, क्या कुछ लोग कह सकते हैं, नहीं कह सकते, और बड़े होकर भी ये अपनी बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि क्या उनके लिए बेहतर है, क्या उनको कहा जा सकता है। बाद में देखेंगे कि इसमें हीलिंग के लिए क्या कहा गया है, लेकिन पहले चलते हैं एक दूसरी किताब पर जो भी बड़ी मशहूर है। दूसरी किताब है बेसल वॉन्डर की, जिसका नाम है बॉडी कीप्स द स्कोर। ये पूरी किताब फोकस करती है कि जितनी भी ये फीलिंग्स हैं, ये एहसासात हैं, ट्रॉमास हैं, इनको सिर्फ़ और सिर्फ दिमाग से आप हार नहीं दे सकते। मतलब कि आप
अपने आप को अपने जहन में इन तमाम तरह के ट्रॉमास की सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकते। इसके लिए कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी होने का ज़रूरी है। कहता है कि आपकी ज़िंदगी से ये ख़यालात हो सकता है कि गुम हो चुके हों और आप भूल चुके हों, लेकिन आपकी बॉडी याद रखती है। जब भी कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है, कोई भी अथॉरिटी वाली फिगर आती है, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और ना चाहते हुए आपको वो कहानी याद ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको एंग्जाइटी भी दे रही है, आपकी हार्ट बीट भी चेंज हो रही है, आपको डिप्रेशन भी आ रहा है, पैनिक अटैक भी हो रहा है, इस वजह से कि ऐसा ट्रॉमा आपके साथ हो चुका है। वो कहानी आप भूल चुके हैं, आपका जहन सर्वाइवल मोड में है, उस कहानी को भुला चुका है, लेकिन आपकी बॉडी ने उसको याद रखा हुआ है। तो वो कहता है कि इसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मेडिटेशंस हैं, एक्सरसाइज हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं, वो आप कर सकते हैं, थेरेपीज़ ले सकते हैं, किसी डॉक्टर से मिल सकते हैं, लेकिन आपने अपनी बॉडी को भी ट्रेन करना है। खाली अपनी ब्रेन में अपने दिमाग को इसका सोल्यूशन बताने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि बॉडी के थ्रू भी इसको मैनेज करना है। तीसरे नंबर पर किताब है डॉक्टर रमानी की, और ये किताब है फैमिली ट्रॉमास के बारे में। किस तरह आपके माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार आपकी ज़िंदगी के अंदर वो ट्रॉमास देते हैं, आपकी ज़िंदगी को मैनिपुलेट करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे वो आपके लिए गलत सोच सकते हैं, कैसे वो आपके लिए नुकसान दे सकते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी अपनी ज़िंदगी के मसाइल हैं, ट्रॉमास हैं, जो आपको विरासत में मिलते हैं, आपने आगे अपनी अगली नस्ल तक लेकर जाने होते हैं। ये आपको बताते तो हैं कि उन्होंने जो सबसे बेस्ट था वो आपके लिए किया, लेकिन हकीकत में वो ख़ुद उस अज़ियतनाक ट्रॉमा से गुज़र रहे होते हैं जिनका उनके पास कोई सलूशन नहीं है। इसी के साथ आप बड़े होते हैं, और अब इस किताब के अंदर एक बड़ी मशहूर सेंटेंस है कि अब अगर इस ज़िंदगी में भी आपके पास ये लोग आ जाएं और कहें हम अपने किए पर माफ़ी चाहते हैं, तो ये माफ़ी आपके लिए काफ़ी नहीं होगी। आपको वो तमाम इवेंट्स की क्लैरिटी होना ज़रूरी है। इसका सलूशन आपने अपने जहन में, अपने दिमाग में बनाना है। चाहे वो अब आपसे माफ़ी भी मांग लें तो भी आप हील अप नहीं हो सकते, ये किताब कहती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो तमाम वाक़यात को आप किसी तरह अपने जहन में सलूट करें, उनको सलूशन निकालें, उनका रीज़न निकालें कि ऐसा क्यों हुआ। अगर नहीं करेंगे तो माफ़ी जो है वो काफ़ी नहीं है। फिर एक मशहूर टेड टॉक है जो यूनिवर्सल, एक बड़ी मशहूर लोग आके अपनी स्पीच देते हैं, उसके अंदर नादिर हारिस की स्पीच है इसी फैमिली रिलेशंस और ट्रॉमास के बारे में। उसके अंदर वो कहते हैं कि जो पेरेंट फाइट्स हैं, यानी कि जो लड़ाइयाँ हैं, और जो इमोशनल निगलेक्ट है, यानी कि आपको इमोशनली किसी ने इग्नोर किया है, ये आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैक्टर्स हैं। जो आज आप हैं, जिस तरह दिखते हैं, वो इन दो फैक्टर्स की वजह से, कि आपके माँ बाप में लड़ाइयाँ किस तरह थी और आपको इमोशनली इग्नोर कितना किया गया। स्पीच तो काफ़ी लंबी है, लेकिन उसके अंदर एक जो मशहूर जुमला है वो ये है कि इन तमाम ट्रॉमास को ख़त्म करने के, हील अप होने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो आपको एक सेफ़ रिलेशन मिल जाए, यानी आपको एक ऐसा पार्टनर मिल गया है, ऐसा दोस्त मिल गया है जो आपको सेफ़ महसूस कराता है, महफूज एनवायरनमेंट देता है, जिसमें आप मेंटली ग्रो हो सकते हैं। या आपकी बीवी हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपको किसी प्रोफेशनल थेरेपी के लिए जाना पड़ेगा। यही दो सलूशन है जिससे आप इस तरह के तमाम ट्रॉमा से निकल के एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अभी जितने भी 4-5 मैंने आपको किताबों और टॉक्स का जिक्र किया, इसको समराइज़ करें तो वो कहते हैं कि आप ख़राब नहीं हैं, आपका दर्द जो है वो इमेजिनरी नहीं है, ख्याली नहीं है, और आपका जो रिएक्शन था वो बेवजह नहीं था, उसकी एक रीज़न थी। ये 3 जो जुमले हैं, इसी की बेस पर आप अपने ट्रॉमास को हील अप कर सकते हैं। अब हीलिंग करने के लिए इन तमाम किताबों ने क्या सॉल्यूशंस दिए हैं, पहले वो देखते हैं। पहले नंबर पे है वैलिडेशन। आपको लोगों ने कहा है कि ये इतना बड़ा कोई मसला नहीं था, तुम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, मर्द बनो, तुम बच्चे बन रहे हो, तुम हमेशा इसी तरह रोते हो। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको माशरे ने, लोगों ने, करीबी लोगों ने सिखाई हैं। वैलिडेशन कहती है कि इस चीज़ को मानना कि आपके साथ जुल्म हुआ है, चाहे वो आपके लिए इवेंट छोटा हो, मेरे लिए वो इवेंट बड़ा था, उसने मेरी ज़िंदगी को इम्पैक्ट किया। इसको वैलिडेशन कहते हैं कि जो आपके साथ ज़िंदगी में गलत हुआ है उसको मानना कि आपके साथ गलत हुआ है। ये पहले नंबर पे है, हीलिंग का पहला स्टेप है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर आप समझना शुरू कर दें कि गलत हुआ है तो आप हीलिंग के पहले स्टेप पर होते हैं, शिफा के पहले स्टेप पर होते हैं। दूसरे नंबर पे है रीपेरेंटिंग। आपको बचपन से अगर वो मोहब्बत नहीं मिली, किसी ने आपकी बातें नहीं सुनी, आपकी फीलिंग्स का एहसास नहीं किया, वो तमाम एहसास, फीलिंग अपने आप को दें, अपनी कहानी को, अपनी सिचुएशन को सुनें और अपने आप से बात करें और बताएं कि आप अब
एक सेफ़ एनवायरनमेंट में हैं, आप इस कंडीशन में हैं और इस मोहब्बत से, इस नरमी से अपने वाक़यात को ख़ुद एनालाइज़ करना शुरू करें। ख़ुद को, अपने आप को बच्चे की तरह ट्रीट करें और जितने भी आराम हैं, आपकी पीस वाले टाइम हैं, उसको किसी रिवॉर्ड से कनेक्ट ना रखें। जिस तरह आप काम करने गए हैं, आप घर पे पैसे लेकर आए हैं, आपने किसी चीज़ की सफाई की, उसके बाद आप करते हैं कि अब ये मेरा रिवॉर्ड है कि मैं रेस्ट कर रहा हूँ। अपने सुकून को, रिवॉर्ड को अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट के तौर पे रखें और इसको किसी एक्टिविटी के साथ अटैच ना करें कि आपको आराम मिल रहा है क्योंकि आपने ये तमाम एक्टिविटीज़ की थी, क्योंकि इसी तरह आप अपने बचपन में आपको ट्रीट किया गया है। तो रीपेरेंटिंग से आप दूसरे स्टेप में आ जाते हैं अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए। तीसरे नंबर पर है मेडिटेशन और एक्सरसाइजेज़। कहते हैं कि आप अपने जहन से तमाम तरह की लड़ाइयाँ नहीं लड़ सकते, उनकी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपने अपनी बॉडी को ट्रेन करना होता है। वाक़यात आप भूल चुके होते हैं लेकिन आपकी बॉडी ने याद रखा होता है। अगर आपने उनको निकालना है तो आपने अपनी बॉडी को ट्रेन करना है। उसके लिए आप हेल्दी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, नमाज़ पढ़ें, मेडिटेशन करें, कुरान पढ़ें, यानी कि तमाम तरह की चीज़ें जो आपको ज़हनी और फ़िज़िकल सुकून देती हैं, किसी जगह पर जाकर अपने आप को सुकून वाली एनवायरनमेंट में रखना आपकी बॉडी को ट्रेन करता है कैसे आप इस तरह के ट्रॉमा से हील अप हो सकते हैं। चौथे नंबर पर है बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करना। और ज़्यादातर साइकोलॉजी से समझते हैं कि बाउंड्रीज़ को ना डिफ़ाइन करना आपका मेन रीज़न होता है आपकी ज़िंदगी में ट्रॉमास क्यों एक्सटेंड होते रहते हैं। क्योंकि बचपन में आपको पता नहीं होता कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, लेकिन एडल्टहुड में आपको पता होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक अजनबी शख्स आपको आके कहता है कि तुम काले हो या तुम्हारा कद छोटा है। आपने ये बाउंड्री क्यों नहीं बनाई कि वो आपको ये ना कह सके? आपने वो ताल्लुक़ ऐसे शख्स से क्यों रखा कि जो आपको सिर्फ नेगेटिव फीडबैक दे रहा है? और अगर वो ताल्लुक़ आपके लिए मजबूरी था तो आपने बार बार उनको ये चीज़ क्यों नहीं बताई कि मेरी बाउंड्री है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। या आपका पेरेंट हो सकते हैं, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपने उसे क्यों नहीं बताया कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद? तो बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करें। वो तमाम चीज़ें जो आपको परेशानी देती हैं वो आपकी बाउंड्री हैं। उसमें जितने भी अजनबी लोग हैं उसके साथ एक क्लियर ब्लैक एंड वाइट बाउंड्री होनी चाहिए कि ये चीज़ें आप मुझे नहीं कह सकते। और जो आपके करीबी हैं, जो जिनके साथ ताल्लुक़ आपका खूनी भी हो सकता है, अगर वो भी ऐसा कर रहे हैं तो उनको वक्तन फ़वक्तन बताते रहें। अगर अभी नहीं, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, कुछ अरसे के बाद वो लोग समझना शुरू कर देंगे कि ये आपकी बाउंड्री। अगर वो नहीं समझते तो आप एटलीस्ट जान जाएंगे कि उनका आपके साथ रवैया क्या है, वो किस तरह आपके बारे में सोचते हैं। पाँचवें नंबर पे है सेफ़ रिलेशंस। जितनी भी रिकवरी के मेथड्स हैं उसमें सबसे जो टॉप ऑफ द लिस्ट समझा जाता है वो सेफ़ रिलेशंस है। कहते हैं कि जितने भी आप ट्रॉमा से गुजरे हैं, सिर्फ एक फैक्टर अगर आपको मुकम्मल आज़ादी दे दे इन ट्रॉमा से, वो एक सेफ़ रिलेशन है। अगर आपको ऐसा कोई दोस्त मिल गया, ऐसा पार्टनर मिल गया, ऐसा जानने वाला मिल गया जो आपकी फ़ीलिंग को समझ सकता है, दिल का अच्छा है और आपके साथ आपके ख़यालात और आपकी फ़ीलिंग्स को समझ सकता है, तो उसको हमेशा अपने पास रखें। इसको किसी छोटी गलत फहमी में, पैसों की वजह से, किसी मटेरियलिस्टिक नीड्स की वजह से उससे अलग ना हो। लोग अमूमन ऐसे शख्स को पार्टनर नहीं बनाते, ऐसे शख्स के साथ दोस्ती नहीं रखते, कभी गुर्बत की वजह से, कभी उसके कपड़ों की वजह से। लेकिन अगर वो आपको इमोशनली हील कर रहा है तो वो आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी अच्छी ज़िंदगी गुजारने में आपकी मदद कर सकता है। आखिरी नंबर पे है अमल के ज़रिए शिफा। इसका मतलब होता है कि आप अपना बिहेवियर और अपनी हीलिंग को एक साथ इस्तेमाल करें। आप अपनी ज़िंदगी में वो छोटे छोटे वादे जो आपने किए हैं उनको पूरा करें। अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आपने कोई टाइमलाइन बनाई है तो उसको रूटीन के मुताबिक पूरा करें। इसी तरह छोटे छोटे डिसीजंस लें जिस पे आप प्राउड फीलिंग कर सकते हो। अगर आप घर के अंदर काम करते हैं, आपने खाना पकाया है, बच्चों का ख्याल रखा है, तो उस पर एक प्राउड फीलिंग रखें कि मैंने ये काम प्लान किया था और इसको उस वक्त पे तय किया और इस वक्त में मुकम्मल किया। इसके लिए प्राउड फीलिंग रखें। इसी तरह बहुत सारी चॉइसेस, जो छोटी छोटी चॉइसेस हैं, उनको अपने रॉ डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक लें और उससे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। घर के अंदर आपने एक चेयर लेनी है, उस चेयर को आप क्यों ले रहे हैं, ज़रूरत क्या है, उसको डिसाइड करें। पैसे कितने हैं, कहाँ से मिलेगी, कब आएगी। छोटी छोटी चीज़ें अपने बजट के लिहाज से उसको प्लान करें ताकि आपके ब्रेन को ये फीलिंग आए कि आप एक सेंसिबल प्लानिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसकी आउटकम को आप देख सकते हैं और आप उस पर
अथॉरिटी रख सकते हैं कि ये मैंने डिसीजन ली थी, गलत हो सकती है, अच्छी हो सकती है, लेकिन इस डाटा की बेस पर ली। इसी तरह वो लोग जो आपकी बेस पर, आपके बिहाफ पर डिसीजंस लेते रहे हैं, उनकी डाटा को आप पूछें कि ऐसा क्यों किया गया। जिस तरह आपको स्कूल से यूनिवर्सिटी में भेजा जा रहा है, ये यूनिवर्सिटी आपके लिए क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इससे मुतासिर हो सकती है। अपने माँ बाप से पूछें आपने यूनिवर्सिटी क्यों ली, आपको डॉक्टर क्यों बनाया जा रहा है। अपने पेरेंट्स से पूछें, अपने पार्टनर से पूछें कि हमने ये घर क्यों लिया, हमारे बच्चे स्कूल में क्यों जा रहे हैं, हमने ये गाड़ी क्यों ली है। इन तमाम तरह के डिसीजन जिससे आप डायरेक्टली इम्पेक्ट होते हैं, अपने क्लोज़ लोगों के साथ डिस्कस करें और उनको मजबूर करें कि वो आपके साथ डिस्कस करें। लेकिन ये चीज़ मान लेना, अगर आप खुद ही अपने आप को बता दें कि आपकी डिसीजन हमेशा से गलत थी, आप हमेशा से ही गलत थे और आप कभी सही ले ही नहीं सकते डिसीजन, आपके साथ हमेशा ही गलत होता रहेगा। लोग वो करेंगे जो उनके लिए बेहतर है। अच्छा, अब अमूमन समझ जाता है कि पार्टनर हो गया, माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, ये तो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। वो आपके लिए वो सोचते हैं जो उनके मुताबिक अच्छा है। उसके अंदर हो सकता है उनके लिए, माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए, उनके अपनी एनवायरनमेंट के लिहाज से जो बेहतर है, उन्होंने वो सोचा और समझते हैं कि आप उसके साथ मर्ज हो जाएंगे। लेकिन आपकी अपनी चॉइसेस हो सकती हैं, जिस तरह पार्टनर की सिलेक्शन है, एजुकेशन की सिलेक्शन है, आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कहाँ पे रहना है, ये वो तमाम चीज़ें जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। तमाम डिसीजंस के अंदर अपनी इनपुट डालें, अगर नहीं तो उनसे पूछें कि किस बेस पर डिसीजन ली गई है, ताकि आप अपने आप को बाद में एनालाइज कर सकें कि आपके साथ जो सिचुएशन है वो किस वजह से ऐसी है। आखिर में देखें, ये एक अनफेयर वर्ल्ड है, इसके अंदर बहुत सारे नाइंसाफ़ियाँ होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी जैसी आप चाह रहे हैं। लोग आपके साथ, बहुत करीबी लोग आपके साथ धोखा भी देंगे, आपको परेशानियाँ भी देंगे और आपकी तवक्कात पे भी नहीं उतरेंगे। लेकिन एक चीज़ सोच लें कि आपने अपने पास से, अपने माजी से सीखना है और पूरी कोशिश करनी है कि ये ट्रॉमा, ये परेशानियाँ आपने अगली नस्ल में नहीं जाने देनी। ये आखिरी एंड है उस तमाम तरह की परेशानियों का, उस तमाम तरह के ट्रॉमास का जो आपने अभी ज़िंदगी में खुद या अपनी विरासत में जो चीज़ें लाई हैं, अब अगली नस्ल को नहीं देनी। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।